नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी खबरें चर्चा में थी उनके बारे में, और उसमें भी जो कोर पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, कोर पॉलिटी से जुड़े हुए वो टॉपिक जो सीधे पॉलिटी के सवाल लगते हैं पर कहीं ना कहीं वो होते करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल हैं। तो ऐसे सवाल ही आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि बीते एक सप्ताह में खास खबरें कौन सी रहीं। सबसे पहली खबर, नागरिकता कानून की धारा 6(1) इसकी वैधता का मुद्दा चल रहा था, केस चल रहा था और इस पर फैसला आ गया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस नई सरकार के पास कौन कौन सी ताकत है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी एक राज्य से हटा है, एक केंद्र शासित प्रदेश से हटा है। किससे हटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, ये अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि एक राज्य में अभी जाति आधारित जनगणना होने को है। तो ऐसी स्थिति में आखिर यह क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके अच्छे पक्ष हैं, क्या इसके बुरे पक्ष हैं, जिसकी चर्चा आमतौर पर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर करते रहते हैं। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे करोल बाग, तो वहां पर 13 नवंबर पर एक बैच शुरू होने हैं और इसके लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। लखनऊ में भी 18 अक्टूबर से जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू है और इसके लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। इंदौर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन का बैच संचालित है, प्रयागराज में भी है, जयपुर में भी संचालित हो रहा है। आप जिस भी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सेंटर में जाके वहां पर ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और आपको जानकारी चाहिए तो आपको मैं एक नंबर देता हूं। दृष्टि का कोई भी कोर्स हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये आपके लिए काम आएगा। 8750187501 इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर, नागरिकता कानून की धारा 6(1). देखिए ये मुद्दा असम से जुड़ा हुआ है। असम में नागरिक कोई बन सके भारत का, इससे जुड़ा हुआ मामला है और ये मामला जुड़ा हुआ है असम समझौते से भी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात आई थी क्या धारा 6(1) वैध है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये वैध है। इसमें है क्या, देखिए, जब बांग्लादेश से कुछ लोग बांग्लादेश के बनने के पहले भारत आ गए थे, तो उसमें एक खास समय सीमा के बीच में जब वो भारत आए तो उन्हें कुछ शर्तों के साथ ये कहा गया, कुछ लोगों को तो सीधे नागरिकता दे दी गई एक खास समय तक, और एक खास समय से एक खास समय के बीच में ये कहा गया कि आप कुछ शर्तों को फॉलो कर लें तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और उसी से जुड़ा हुआ यह धारा 6(1) है। तो क्या है पूरा मामला, इसको सबसे पहले समझिए कि 1985 के असम समझौते से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 आता है, जिसमें यह बात स्पष्ट होती है कि यहां पर नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इस संशोधन अधिनियम में धारा 6(1) जोड़ दी गई। अब धारा 6(1) जो जोड़ी गई, इसने एक प्रावधान जो मुख्य रूप से था कि 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे वो तिथि के अनुसार भारत का नागरिक माना जाता था, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें दी गई थी। लेकिन यह था कि 1 जनवरी 1966 से पहले, और उसमें भी एक वर्ष है 25 मार्च 1971 के पहले, मतलब 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के मध्य में, इसको 25 मार्च को शामिल मत करिएगा, इसको आप 24 मार्च मान के चलिए, यानी कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक जो भी आए थे कुछ शर्तों के साथ, जिसमें यह था कि उन्हें अपना पंजीकरण कराना था और 10 साल के निवास के बाद उन्हें नागरिकता दे देनी थी। इसी से जुड़ा हुआ प्रावधान था धारा 6(1) में, नागरिकता कानून में। तो अब ऐसे में क्या हुआ, जब इस पर सवाल उठे तो फैसला तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नागरिकता जो दी गई वो वैध है। अब 25 मार्च 1971 के बाद, यानी 25 मार्च से ही जो लोग असम में प्रवेश किए बांग्लादेशी, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, इस कानून में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। अब उसके बाद बात आती है कि आखिर नागरिकता है क्या, क्योंकि नागरिकता पर इतनी चर्चा हो रही है तो हम जान तो जाएं कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी स्थिति एवं अपने आप में कह सकते हैं संबंध है। जैसे कि आप अपने घर के परिवार का एक हिस्सा होते हैं तो आपको कुछ विशेषाधिकार है, आप अपने हॉल में, कमरे में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपने घर का किचन, वॉशरूम यूज कर सकते हैं।
जब आप उस परिवार का हिस्सा है तब। उसी तरह से नागरिकता के पास अगर किसी के पास है तो भारत सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, सुविधाएं देती हैं, चाहे किसी को यहाँ पे व्यापार करना हो, वो सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है अगर उसके पास नागरिकता है तो ऐसी स्थिति में नागरिकता का अपना विशेष महत्व है। भारतीय संविधान में जो भाग 2 है वहां पर हमें देखने को मिलेगी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में। तो 5 से 11 में बहुत सारे कारण बताए गए हैं, ये सारे कारण हैं नागरिकता के। इसके लिए अब यह जो नागरिकता कानून है 1955 वाला, इसमें भी अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। यानी कि समय समय पर नागरिकता कानून में संशोधन जो हुआ है वो आवश्यकता के आधार पर किया गया है। और नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची का विषय है, तो इस पर नागरिकता संबंधी जो कानून कोई राज्य नहीं बल्कि यह संघ तय करेगा। अब उसके बाद नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, ये हमें पता होना चाहिए कि नागरिकता के मामले को विनियमित करने के लिए कौन सा कानून है, भारत का नागरिकता अधिनियम 1955। 6 बार इसमें हो चुका है संशोधन। 1986 में हुआ, फिर 92, 86 में कौन सा हुआ था, यह जो हमने बताया था संशोधन अधिनियम जो आया था 1985 वाला। फिर उसके बाद देखिए 92, 2003, 5, 15 और 2019 वाला नवीनतम है। और 2019 वाला नवीनतम है तो इसमें था क्या, देखिए जो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में कुछ खास समुदाय, सबके लिए नहीं, हिंदू सिख 2, बौद्ध 3, जैन 4, पारसी 5 और ईसाई 6, ये 6 ऐसे समुदाय हैं जो कि 31 दिसंबर 2000 को अथवा या उससे पहले भारत में रह रहे हैं प्रवेश करके, उन्हें नागरिकता देता है 31 दिसंबर 2014 के पहले। ठीक है, ये इसके पहले समुदाय याद रखिएगा, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई। सवाल में यहां पर धोखा हो सकता है। अब उसके बाद चलते हैं, अगला जो हमारे खबर है वह है जम्मू कश्मीर में नई सरकार से जुड़ी हुई। हाल ही में कुछ चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनावों के बाद जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है जिसमें कुछ सीटें कांग्रेस की ने जो जीती थी उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी के पास 42 सीटें थी, कुछ अन्य पार्टियों की आई तो 45 प्लस सीटें इनकी बन चुकी हैं। और इतना ही चाहिए था बहुमत के लिए, क्योंकि 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो ये इतनी बड़ी खबर क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी मुख्यमंत्री बने वो एक पूर्ण राज्य के रूप में मुख्यमंत्री थे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं वो एक पूर्ण राज्य के नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश, पहली बार जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अब बना है तो पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहां पर हमें यह पता हो कि नई जो सरकार है उसकी ताकतें क्या है और इसका महत्व क्या है इस चुनाव का। 10 साल बाद चुनाव हुआ है तो लोकतंत्र की बहाली देखने को मिलती है राज्य में। उसके अलावा हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आने के बाद हुआ है, तो ये एक बड़ी बात है। अब उसके बाद वहां पे कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे जिसके पीछे कुछ नए कानून भी काम करेंगे। देखिए अनुच्छेद 239 ए जो भारतीय संविधान में है पुदुचेरी की विधायिका के लिए था, वहां की विधानसभा के लिए था, और यही कानून अब जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी काम करेगा वहां की विधानसभा के लिए। अब यहां पे देखिए 2022 में जब परिसीमन हुआ था, सीटों की संख्या कम ज्यादा की गई थी, कुल मिला के जो सीटें बची वो हो गई थी, कुछ सीटें बढ़ी ही थी, जैसे कि 6 सीटें बढ़ गई थी जम्मू में और 1 बढ़ गई थी कश्मीर में, 7 सीटें बढ़ गई थी और कुल सीटों की संख्या जम्मू में 43 कश्मीर में 47 हो गई थी, कितनी 90। अब यहां पे देखिए 90 सीटों पर चुनाव हुए, बहुमत किसका बना, उमर अब्दुल्ला की पार्टी का बना। अब पहले जितनी ताकतवर पहले की विधायिका थी इस राज्य में उतनी अब नहीं होगी। तो क्या शक्तियां ऐसी हैं जो पहले थी और क्या अभी हैं, उसमें हम अंतर समझ लेते हैं। 1947 का अगर हम विलय पत्र देखते हैं तो उस विलय पत्र में पता चलता है कि जम्मू कश्मीर रक्षा, विदेशी मामले और संचार के संबंध में ही भारत से जुड़ा था। बाकी सब मामलों में निर्णय लेने की बहुत सारी शक्तियां जम्मू कश्मीर के पास थी। लेकिन उसके बाद जब 370 2019 के कानून के माध्यम से हटता है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि शक्तियां जो हैं सीमित हो जाती हैं। 2019 के पुनर्गठन अधिनियम की जो धारा 32 है वो कहती है कि केंद्र सूची के विषय में तो केंद्र बनाता ही है, यानी कि संघ सूची के विषय में, लेकिन राज्य सूची के विषय में भी यह केंद्र शासित प्रदेश लोक व्यवस्था और पुलिस की शक्ति अपने पास नहीं रख पाएगा।
तो लोक व्यवस्था और पुलिस पर नियंत्रण किसका नहीं रहेगा? राज्य सरकार का नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ की जो पावर्स हैं, ये जो पावर रहेंगी वो राज्य पर सरकार के पास नहीं रहेंगी। तो किसके पास रहेंगी? सीधी सी बात है, राज्य के पास नहीं तो किसके पास है? केंद्र के पास। यानी कि एलजी की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब एलजी की भूमिका अगर बढ़ गई है तो किसी की कम हुई है तो वो राज्य की, और राज्य के पास ये पावर चल नहीं रही। यहां तक कि एलजी की भूमिका इस तरह भी बढ़ी है कि वित्त से जो जरूरतें हैं पूरी करने के लिए सरकार कानून लाएगी, उसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल, एलजी की सहमति बहुत ही आवश्यक है। उसके सहमति के साथ ही सिफारिश के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो पहले उसकी सिफारिश प्राप्त होगी, उससे सहमति ली जाएगी, फिर विधान, यानी कि वित्तीय जरूरतों को अगर राज्य सरकार, वहां की केंद्र शासित प्रदेश पूरा करना चाहता है तो उसका एलजी के साथ जितना मधुर संबंध रहेगा उतना बढ़िया है। अब उसके बाद देखिए, जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आता है वह किसके पास हो जाएगी शक्ति? उपराज्यपाल के पास। ये बात स्पष्ट है कि उपराज्यपाल के पास जो शक्तियां आप देखिए वो सारी होंगी जो विधानसभा की शक्ति के पास नहीं होगी, यानी कि विधानसभा के पास नहीं होगी। जिसमें किसी कानून द्वारा उसके अधीन अपने विवेक से कार्य करना है। मान लीजिए किसी मामले में विवेक की आवश्यकता है उपराज्यपाल के, या किसी मामले में विवेक के आधार पर निर्धारण करना है कि क्या फैसला हो, तो वो उपराज्यपाल लेगा, ना कि विधानसभा। फिर उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित मामलों में भी शक्ति किसके पास रहेगी? उपराज्यपाल के पास। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के मामले में भी नियंत्रण किसके पास रहेगा? एलजी का रहेगा, एलजी के पास नियंत्रण रहेगा। विवेक से निर्णय लेने की क्षमता उसकी बड़ी रहेगी। प्रशासनिक परिवर्तन हो, चाहे बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों के या उसके अलावा महाविधिवक्ता और विधि अधिकारी, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उपराज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की भूमिका बढ़ी है। यहाँ तक कि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी उपराज्यपाल अगर भूमिका निभाएगा तो यहाँ पर एक जो जम्मू कश्मीर सेंसिटिव क्षेत्र में आता है वहां पर राज्य का केंद्र से संबंध और बेहतर होगा, यह समझ में आता है, और यही नियंत्रित करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में यह बात जैसे कि कही गई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है एक सफर के बाद, लोकतंत्र का एक और बेहतर सफर देखने को जब मिलेगा। अब चलिए, राष्ट्रपति शासन पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था लंबे समय से, और अब चूंकि सरकार बन गई है तो सीधी सी बात है, सरकार अगर हम देखें बनी हुई है तो फिर राष्ट्रपति शासन तो रहेगा नहीं कहीं पे। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा हमें पता रहे कि राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा या उस रूप में जाना जाता है। लेकिन अब बात आती है कि संवैधानिक प्रावधान कहाँ मिलता है? तो 356 में मिलता है भारत के संविधान में। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को बस अगर ये लग रहा है कि आश्वस्त हो जाए वो कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य को नहीं चला रही है, सरकार को नहीं चला रही है संविधान के अनुसार, तो वह लगा सकता है। तो यहां पर राज्यपाल की भूमिका भी बढ़ जाती है, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार या दूसरे ढंग से जहां पर राज्यपाल के विवरण के बिना भी अगर राष्ट्रपति को यह आश्वासन मिलता है कि राज्य में वह स्थिति नहीं है, संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चलती है, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब बात आती है संसदीय अनुमोदन और समयावधि की। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा अगर जब हो गई है तो उसकी तारीख से 2 महीने के अंदर, उस तारीख से जिस तारीख को लागू हुई है, 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तो दोनों सदनों में, ऐसा नहीं कि किसी एक सदन में, दोनों सदन में अनुमोदन तो अनिवार्य है, लेकिन 2 महीने का समय मिलेगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। प्रस्ताव जो पारित करना है राष्ट्रपति शासन का, कहीं से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और बहुमत कितना चाहिए? सामान्य चाहिए। यदि वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए लगेगा? एक बार में 6 महीने के लिए, और 6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष की अवधि प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति के साथ के लिए बढ़ाया जा सकेगा। ऐसी बात समझ में आती है। कुछ विशेष परिस्थितियों की हम बात अलग कर लें, ये सामान्य बातें तो तय हैं। फिर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव देखिए। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होती है।
वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। तो जो विधायिका की शक्ति विधानसभा के पास थी, वह केंद्र की जो विधायिका है वह उस शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी कि कोई कानून बनाना है राज्य के संदर्भ में तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, केंद्र की विधायिका बनाएगी, और साथ में कार्यकारी अधिकारी जो होंगे वह राज्यपाल के माध्यम से कार्य करेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण या किसी निकाय से संबंधित प्रावधान की बात हो जाए या बजट पेश करने की भी बात हो जाए, वो सब केंद्र के माध्यम से होगी। हम कह सकते हैं कि सदन में होगी, और उसके अलावा राष्ट्रपति के माध्यम से जब यह आदेश होगा कि बजट पेश करना है, कानून बनाना है, विधायिका करेगी। प्राधिकारिका जो प्राधिकरण है उनसे संबंधित कोई निकाय है, कोई निलंबन है, तो वह भी कदम राष्ट्रपति उठा सकेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निरसन की बात करें तो निरसन बहुत आसान है। राष्ट्रपति शासन को अगर समाप्त करना है तो कुछ नहीं करना है, राष्ट्रपति किसी भी समय एक घोषणा कर सकता है और घोषणा करके वह कह सकता है राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ। इस तरह की घोषणा के लिए फिर कोई संसदीय स्वीकृति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। फिर जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या या उससे अधिक में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए दावा प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा है और कोई दावा प्रस्तुत करता है कि मेरे पास वो संख्या है जो बहुमत के लिए जरूरी है, समर्थन के माध्यम से या जैसे भी मेरे पास आ गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके दावा करने के दौरान अगर वो दावा उसका सच्चा साबित होगा तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जाति आधारित गणना पर आ जाते हैं। तेलंगाना में जाति आधारित गणना की बात अभी हाल ही में सामने आई है। बिहार ने हाल ही में करवाया ही था, आंध्र प्रदेश ने कराया था, लेकिन डेटा रिलीज नहीं किया। भारत में भी हुई है जाति आधारित गणना, जैसे कि 2011 में हुई, लेकिन डेटा उसका रिलीज नहीं हुआ। 1931 में जो हुआ था उसका उपयोग अभी हम उन आंकड़ों का अभी तक करते आ रहे हैं। जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन हम देखें तो मुख्य रूप से जो एक सही तरीके से विस्तृत जनगणना हुई है वो 1881 से शुरू हुई है। और उसके बाद औपनिवेशिक अभ्यास के साथ जब यह जनगणना शुरू हुई तो धीरे धीरे अब यह तय होने की बात आई कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां कहां होगा। तो सरकार नीति निर्माण करने में, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने में, संसाधन जो हैं, जो संसाधनों का अनुकूलतम दोहन हो सके उसके लिए हमें आंकड़े भी पता होने चाहिए। तो उस संसाधन तक पहुंचाने में, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने में, और चुनाव जो होते हैं उसमें परिसीमन की जो आवश्यकता होती है उसके लिए भी जनसंख्या या जनगणना काम आती है। तो सामाजिक और आर्थिक और जाति जनगणना ये हम समझ लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसमें क्या होगा, पहली बार यह हुआ 1931 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए। यानी कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक और जाति के रूप में पिछड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं सामाजिक आर्थिक मामले में, उनकी पहचान की जा सके, और पहचान जब होगी तभी उनके लिए कुछ किया जा सकेगा। इसीलिए 1931 में होता है। जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए यह किया गया। जनगणना के साथ ही हुआ, यानी कि जनगणना में जब हमने इनकी पहचान अलग से कर ली तो यह कास्ट सेंसस भी हो गया। अगर अलग से सिर्फ करते तो जनगणना की तरह हम इसको नहीं कहते। अब जनगणना और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। जनगणना भारतीय जनसंख्या के एक सामान्य चित्र प्रदान करती है, जबकि जनगणना में क्या होगा हम देखते हैं, अभी भी हम देखते हैं जनगणना का जब पढ़ते हैं किसी एग्जाम के लिए तो आपने देखा होगा, आप मोटा मोटा देखते हैं शिक्षा, बाल, जन्म, लैंगिक अंतराल, घनत्व, यही सब चीजें ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बात सामान्य चित्र हमें मिल गया है, लेकिन जब हम कास्ट सेंसस देखते हैं, जाति आधारित जनगणना देखते हैं, तो यहाँ पर राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए इसका डेटा का उपयोग किया जाता है। जो डेटा मिलेगा उसमें जब यह देखा जाएगा कि किसको संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता है या किसके लिए नीति निर्माण की ज्यादा आवश्यकता है, योजनाओं की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, तो राज्य सरकार आंकड़ों का उपयोग भी करती है उसके लिए। फिर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना के जो आंकड़े होते हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं। मतलब जो मोटे आंकड़े होते हैं वही जो हमने कहा ना एक सामान्य चित्र प्रदर्शित करते हैं, वो आंकड़े तो सामने आते हैं, लेकिन अब किसी घर में कितने लोग हैं, किसका क्या नाम है, ये सब बातें सार्वजनिक नहीं होती हैं। लेकिन जो जाति जनगणना होती है वहां पर उसमें जो संग्रहित व्यक्तिगत सूचना होती है सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। किसमें, जब जो जाति आधारित जनगणना होती है। ये इन दोनों में मुख्य अंतर होता है।
फिर उसके बाद भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का इतिहास जो है 1931 में हुआ था। फिर 1951 में के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया। निर्णय क्यों लिया गया? निर्णय लेने के लिए था कि राष्ट्रीय एकता को जिससे बढ़ावा दिया जा सके, विभाजनकारी दृष्टिकोण ना रहे। फिर उसके बाद फिर से अभी मांग उठ रही थी, तो मांग उठ रही है तो आने वाले समय में, लेकिन फिर भी जो 2021 की जनगणना जो हुई नहीं है, उस 21 की गणना के संदर्भ में सरकार ने यह कहा था कि जब जनगणना होगी तो हम SC और ST वर्ग के बारे में तो हम आंकड़े निकालेंगे, लेकिन जाति आधारित गणना नहीं करेंगे। ऐसी बात उस दौरान कही गई थी। अब यहां पे देख लेते हैं जातिगत जनगणना का महत्व हम समझ लेते हैं क्या है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए, तो मुख्य लक्ष्य क्या था? मतलब कोई मांग हो रही तो उसके पीछे कोई कारण कोई दे रहा होगा, तो कारण वो यही दे रहा था, समाज में जो असमानता है, और वो मुख्य रूप से देखिए जाति के आधार पर बहुत लोग देखते हैं, दिखाई देती है, कई चिंतक इस बारे में कहते हैं, तो उसको दूर किया जा सके। वो जो अंतर दिखाई देता है, संसाधन है, किसी के पास है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, उसका वितरण सुनिश्चित हो सके। सकारात्मक कार्रवाई, जैसे हम कहें आरक्षण की बात कर लें या कुछ ऐसे और योजनाएं आए जिसमें इनको विशेष लाभ दिया जाए, वो वर्ग जिन्हें ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जनगणना जाति आधारित काम आएगी। फिर भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर तो यह प्रदान करेगा ही कि भारतीय समाज अभी किस स्थिति में है, उसका एक मोटा दर्शन भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद लेकिन कई लोग इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि जब जाति आधारित जनगणना होगी तो जो जाति व्यवस्था है वह और पुष्ट होगी। कुछ लोग इसका दंभ भरेंगे, कुछ लोग इसका अहंकार भरेंगे, कुछ लोग इसका लाभ लेंगे। जब कुछ लाभ लेंगे, कुछ को लाभ नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना जन्मेगी और ये जो जाति व्यवस्था है इसे और पुष्ट करेगी। फिर जातियों को परिभाषित करना कठिन है, यह भी कहा गया कि पूरे देश में जातियों को परिभाषित करना एक ही पैमाने पर बहुत ही मुश्किल होगा। फिर सामाजिक विभाजन की वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जब संसाधनों का उचित वितरण करने का प्रयास होगा तो कहीं पे संसाधन ज्यादा पहुंचेंगे फिर, और कहीं पे उतने नहीं दिए जाएंगे संतुलन बनाने की दृष्टि से। और यहां पर कहीं ना कहीं कुछ मामले में देखा जाएगा आक्रोश भी सामने आ सकता है। तो ये वो मामले हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मामलों में हम देखें तो तर्क दिखाई देता है। अब आगे आने वाली बात है क्या स्थिति बनती है, भविष्य कैसा होता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कुछ सवाल जो इन्हीं टॉपिकों पर हैं, जैसे कि वर्ष 1981 में औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में पहली बार किस महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधि का आयोजन हुआ था? जनगणना, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, परसीमन अभ्यास, भूमि सुधार सर्वेक्षण। इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये सवाल नंबर कौन सा है? पहला है। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर ये हो गया 2। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न जाति समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना, आर्थिक अभाव के संकेतकों की पहचान करना, धार्मिक जनसंख्या की गणना करना, संपत्ति और भूमि रिकॉर्ड का संग्रह करना। तो इसका सही जवाब क्या है? सवाल नंबर 2 का कमेंट करके बताइए। अब आते हैं सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। इसका जवाब तो खैर आपको मिल ही गया है, कोई बात नहीं। तो बाकी सवालों के जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जब आप हमें जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारी मुलाकात और आसान होती रहे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।